हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। मोशन इन अ प्लेन का ये एक इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक आप मान सकते हैं। इस पूरे जो सब टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, बहुत क्वेश्चंस इस पे बनते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। मोशन इन अ प्लेन जब हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी तो हमने क्या बोला था कि किसी भी मोशन को हम अलोंग एक्सिस एक्स वाई जेड, तीन एक्सिस मान के रेक्टिलिनियर मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं या लीनियर मोशन में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं अलोंग द एक्सिस। या फिर ये कि तीन एक्सिस को मिला के आप मोशन को इन अ स्पेस आप उसे बना सकते हैं। तो वही फंडा हमें यहाँ यूज करना है प्रोजेक्टाइल मोशन में भी। अब प्रोजेक्टाइल मोशन जो हम करने वाले हैं, पहली बात तो ये कि प्रोजेक्टाइल होता क्या है। तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट जिसे आप फेंक सको होता है प्रोजेक्टाइल। और व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसा मोशन है कि आप एक ऑब्जेक्ट को एक इनिशियल वेलोसिटी दे के, मतलब आपने उसे फेंका, किसी एंगल पे हो सकता है, हॉरिजॉन्टल से ग्राउंड से किसी एंगल पे, किसी स्पीड के साथ आपने उसे फेंका। अब ना उसके पास अपना कोई इंजन है, ना उसके पास अपना कोई और मैकेनिज्म है जिससे खुद को ड्राइव कर सके। अब वो पूरा पूरा सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के अंडर ही चल रहा है। जैसे जैसे ग्रेविटी उसको खींच रही है वैसे वैसे उसका मोशन चेंज हो रहा है। तो ऐसा मोशन कहलाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब आप जो चीजें पास करते हैं फेंक के एक दूसरे के ऊपर, प्रोजेक्टाइल मोशन है। या जो क्रिकेट से आपने बैट से अगर बॉल को मारा तो बॉल प्रोजेक्ट हुई वहां से एक स्पीड के साथ एक एंगल पे, और वो जो पूरा कर्व ट्रेस करते हुए जाती है, जो उसका पाथ होता है, वो पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। या फुटबॉल की किक देख लो, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आप एग्जांपल्स आप इसमें देख सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि बस इनिशियल वेलोसिटी आपने इसको दे दी, उसके बाद इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, ये पूरा पूरा मोशन अंडर ग्रेविटी कर रहा है। ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि क्या एक एरोप्लेन प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या? नहीं, क्योंकि उसका अपना कंट्रोल है अपने मोशन पे, वो फ्रीली अंडर ग्रेविटी मूव नहीं करता, तो एक प्रोजेक्टाइल नहीं कहलाएगा। क्लियर है बात आप? तो ये डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। एक ऑब्जेक्ट को जब आप एक इनिशियल वेलोसिटी दे देते हैं in any direction then allowed to travel freely under gravity, the motion is called projectile motion. अब इस पूरे मोशन के लिए हमने दो अजम्पशंस यहाँ पे लिए हैं। अजम्पशन मतलब दो ऐसी चीजें मानी हैं जो एक्चुअली प्रैक्टिकली तो नहीं होती, लेकिन हम अपने कैलकुलेशन के लिए, हम अपने स्टडी के लिए उन्हें मानते हैं। जैसे फर्स्ट क्या था? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट। ये हमारा एक अजम्पशन है कि जो g है, g की वैल्यू जो आप 9.8 या 10 लेते हैं, वो कांस्टेंट रहेगी पूरे मोशन के लिए। तो इसका मतलब ये कि एक्चुअली ग्राउंड से जब आप ऊपर चलते हैं, अर्थ की सरफेस से जब आप ऊपर की तरफ चलते हैं, तो जी लगातार कम होता रहता है। तभी तो आप कहते हैं कि स्पेस में जब गए तो ग्रेविटेशन फोर्स जीरो हो गया। तो जी जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे कम होता है। तो हम क्या मान रहे हैं कि हमने जो प्रोजेक्टाइल मोशन देखना है वो सारा का सारा नियर अर्थ प्रोजेक्शन होगा। मतलब अर्थ की सरफेस के आसपास का प्रोजेक्शन ही हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। तो मान सकते हैं कि वहां पे जी जो रहेगा वो एक कांस्टेंट रहेगा। तो पूरे प्रोजेक्टाइल के लिए जी हमारा कांस्टेंट हो गया। दूसरा, इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। हम कहते हैं कि भाई जो एटमॉस्फेयर में एयर है उसका उस मोशन पे कोई इफेक्ट नहीं होना है, कोई रेजिस्टेंस फोर्स नहीं लगेगा, कोई उसको एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स उस पर जो लगेगा वो होगा mg, उसके अलावा कोई और फोर्स उस पर नहीं लग रहा। क्लियर है? तो ये दो हमारे इसमें अजम्पशन हम यूज करने वाले हैं। अब प्रोजेक्टाइल मोशन भी एक टू डायमेंशनल मोशन हो गया, क्योंकि आप फेंक रहे हैं तो वो हाइट पे भी जा रहा है और अपना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है। तो टू डायमेंशनल मोशन है, और टू डायमेंशनल मोशन को हमें पता है कि हम सुपर पोजिशन ऑफ टू मोशंस, टू रेक्टिलिनियर मोशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, दूसरा हो जाएगा वर्टिकल। तो यहाँ पे हम एक्स वाई एक्सिस की जगह हम क्या बात करेंगे, एक मोशन हॉरिजॉन्टल में हो गया, एक मोशन वर्टिकल में हो गया। तो हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस बोल दिया, वर्टिकल को आपने वाई एक्सिस बोल दिया। ठीक है। अब प्रोजेक्शन कैसा है? तो देखो प्रोजेक्शन है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, प्रोजेक्टाइल रखा हुआ है। इस प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया विद स्पीड u, मतलब इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंका गया विद स्पीड u।
एट एन एंगल थीटा विद द ग्राउंड। ठीक है, तो आप चाहें ये अगर ग्राउंड है तो ये अगर प्रोजेक्शन हो रहा है तो उस एंगल कोई भी हो सकता है ना, 0 से शुरू करके आप 90 तक किसी भी एंगल पे फेंक सकते हैं। इधर फेंकेंगे तो प्रोजेक्शन फिर ऐसा हो जाएगा, इस तरफ से एंगल काउंट हो जाएगा, ये वाला एंगल। ठीक है, तो यहां से प्रोजेक्ट किया इसको विद स्पीड u एट एन एंगल थीटा। तो अब अगर मुझे दो रेक्टिलिनियर मोशन देखने हैं, एक अलोंग x एक अलोंग y, तो मैं क्या देख सकता हूँ, इस इनिशियल स्पीड के दो कंपोनेंट्स, एक हो जाएगा u cos थीटा इस तरफ, एक हो जाएगा u sin थीटा इस तरफ। तो x के अलोंग इसकी इनिशियल स्पीड अगर लिखूंगा तो लिखूंगा u cos थीटा। क्या x डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इस पे कोई फोर्स है? नहीं, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट करती है। इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है क्योंकि एयर रेजिस्टेंस को हमने नेग्लेक्ट कर रखा है। तो कुल मिला के हमारे पास आता है कि एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन हम कंसिडर करेंगे जिसकी वेलोसिटी होगी u cos थीटा और एक्सेलरेशन होगा 0। दूसरा मोशन हम कंसिडर करेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में जिसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी u sin थीटा और एक्सेलरेशन होगा -g, क्योंकि ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ पुल कर रही है और हम अपवर्ड पॉजिटिव लेके यहाँ पे चलने वाले हैं। तो ये पूरा जो मोशन है इसे दो इंडिविजुअल मोशन में कन्वर्ट कर दिया गया, एक हॉरिजॉन्टल जो कि बिल्कुल ऐसा चलेगा u cos थीटा से एक्सेलरेशन 0 रहेगा, दूसरा वर्टिकल मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाके फिर से नीचे आएगा, इसके इनिशियल स्पीड u sin थीटा एक्सेलरेशन -g। और अब हमें प्रोजेक्टाइल में जो सारे फॉर्मूलाज आते हैं वो सब इन्हीं से आने वाले हैं। बस ये आपको ध्यान रखना है कि इस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन को हम दो मोशन में कन्वर्ट कर देते हैं, एक हॉरिजॉन्टल दूसरा वर्टिकल। अगर आप ये बात समझ गए तब कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से सारी चीजें उसके बाद कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने इसका एक जनरल फॉर्म बता रखा है कि भाई किसी भी टाइम टी पे इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, वेलोसिटीज ऐसी हैं और इनके बारे में हम आगे फॉर्मूलाज निकालने वाले हैं। तो हमने बोला कि अगर एक प्रोजेक्ट पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया विद इनिशियल स्पीड u फ्रॉम ओरिजिन o, हमने इसको ओरिजिन मान लिया है यहाँ पे, तो जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा सीधा सीधा ओरिजिन से देख पाएंगे एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना कि जो एंगल थीटा यूज कर रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है। कई बार क्वेश्चंस में आपको थीटा विद वर्टिकल दे देते हैं, तो फिर फॉर्मुलाज हम आगे डिराइव करने वाले हैं उसमें ध्यान रखिएगा कि थीटा इज एंगल विद हॉरिजॉन्टल, तो आपको हॉरिजॉन्टल से एंगल उसमें लिखना चाहिए। अब यहाँ से प्रोजेक्ट किया विद स्पीड u और ये पाथ ट्रेस करता हुआ यहाँ तक ऐसे पहुंचेगा। ओके, तो किसी भी टाइम पे इसकी पोजीशन है ये कहीं किसी टाइम पे ये इस जगह पे है। अभी जब इस जगह पे है तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया इनिशियल पोजीशन से, ये इसकी वेलोसिटी है इस टाइम पे क्योंकि इस तरफ जा रहे हैं नीचे की तरफ। इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं, एक x की तरफ एक y की तरफ, या कह सकते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल दूसरा वर्टिकल। और जो इसका डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट को भी मैं दो कंपोनेंट्स कह सकता हूँ कि एक x में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, दूसरा जो y में इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। और यही सारी चीजें हमें अभी फाइंड करनी है कि x में डिस्प्लेसमेंट कितना है, y में डिस्प्लेसमेंट कितना है, x में वेलोसिटी कितनी है, y में वेलोसिटी कितनी है, ये सारी चीजें अभी हम देखने वाले हैं। तो अपने को पता है कि अगर x का निकालना है तो x वाला मोशन कंसिडर कर लो, y में निकालना है तो y वाला मोशन कंसिडर कर लो। तो अपने को क्या पता है भाई कि अगर हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा ux इक्वल टू u cos थीटा, इनिशियल स्पीड अपन ने अभी देखी थी, इसका जो कंपोनेंट आएगा u cos थीटा। अगर मुझे ये vx निकालना है किसी टाइम t बाद तो सीधा सीधा लिखा जा सकता है ना v इक्वल टू u प्लस at से। एक्सेलरेशन होता है 0, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना था 0, तो आपके पास आराम से आ गया कि ux इक्वल टू u cos थीटा। मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कभी भी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, जिस स्पीड से यहाँ से निकला था u cos थीटा से, हर समय हॉरिजॉन्टल में इसकी स्पीड u cos थीटा ही रहने वाली है। वो चाहे कहीं भी हो पार्टिकल, उसकी हमेशा हॉरिजॉन्टल स्पीड u cos थीटा ही रहने वाली है। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हमें ऐसे मिलता है। तो बात ध्यान रखेंगे कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट एट ऑल इंस्टेंट्स। और ऑब्वियसली बात है हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, जब एक्सेलरेशन ही नहीं है तो वेलोसिटी चेंज कौन करेगा, तो हॉरिजॉन्टल जो स्पीड है वो हमेशा सेम रहने वाली है, सीधा सा हिसाब है। अगर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट देखें x के बारे में तो क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो ux इंटू टी प्लस हाफ a तो 0 है हॉरिजॉन्टल में, कितना मिला खाली आपको u cos थीटा इंटू टी
तो सीधा सीधा हिसाब है कि अगर आपको हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आप हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम कर दीजिए, आपको डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल में मिल जाएगा। और ये बहुत बेसिक सी बात है, हम सबको पता ही है कि जब एक्सेलरेशन नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, बस वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब वर्टिकल मोशन की अगर बात करें तो वर्टिकल मोशन में इनिशियल स्पीड कितनी थी, u sin थीटा से। रिमेंबर ये u था, ये थीटा था, तो ये इस कंपोनेंट आएगा u sin थीटा के बराबर। तो वर्टिकल स्पीड हो गई u sin थीटा, एक्सेलरेशन हो गया माइनस g क्योंकि g नीचे की तरफ लग रहा है ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसके लिए अपने को v निकालना है या डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो सारा इक्वेशन लिख सकते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो क्या आ जाएगा, u हो गया u sin थीटा माइनस जी टी, ये आपका आ गया वेलोसिटी किसी भी टाइम पे। या अगर ये अपने को रिलेशन लिखना था तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस लिख दो, यहाँ से ये रिलेशन मिल जाएगा। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, यहाँ से वाई मिल जाएगा। तो वही सारी तीनों इक्वेशन हम यहाँ पे इस तरीके से लिख पाएंगे। बस आपको u की जगह u sin थीटा डालना है और एक्सेलरेशन की जगह माइनस g डालना है। डिस्प्लेसमेंट इन y आप कंसिडर कर लीजिए। क्लियर है सारी बातें? अब इस पे बेस्ड कुछ खास बातें देखते हैं। पहली बात, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, जो ये नोट लिखे हुए हैं ना, ये सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उससे रिड्यूस करके चीजें आई हैं। ये इनका फर्स्ट जो पॉइंट लिखा हुआ है, लिखा है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज जीरो व्हेन पार्टिकल मूव्स हॉरिजॉन्टली। तो पार्टिकल हॉरिजॉन्टली कब मूव कर रहा है भाई, ये पूरा इसका मोशन था ऐसा, यहाँ से चलना शुरू हुआ था और ऐसा हो गया था। ठीक है, इस मोशन में वो था। अब सोचो इस पूरे मोशन में हॉरिजॉन्टली कब चला, उसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कब है, क्या इस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी ऐसी है, यस। तो मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होता है। और ये बात बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि अगर वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ होता, इस ऑब्जेक्ट के पास यहाँ पे वेलोसिटी अभी ऊपर की तरफ भी होती, तो क्या ये और ऊपर जाता? यस, ऑब्वियसली और ऊपर जाता क्योंकि वेलोसिटी है उसके पास। जब वेलोसिटी नहीं है तभी तो अब ये और ऊपर नहीं जा रहा, यहाँ जाके मैक्सिमम हाइट पे आ गया और अब ये नीचे गिरना शुरू कर देगा। तो बात ध्यान रखिएगा कि वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो टॉप पे जीरो होता है, सिर्फ एक कंपोनेंट होता है विच इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वो होता है u cos थीटा, क्योंकि वो तो हर जगह सेम होता है। क्लियर है बात? ध्यान रखेंगे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट, ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज देयर। ठीक, दूसरी बात, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज पॉजिटिव व्हेन इट्स पार्टिकल इज मूविंग अप। ठीक है, सही बात है, जब ऊपर जा रहा है तो वर्टिकल कंपोनेंट ऐसा था, यहाँ आके जीरो हो गया। अब जब नीचे आ रहा है तो वर्टिकल कंपोनेंट ऐसा रहेगा। तो ये दोनों बातें यहाँ लिखी गई हैं कि जब वर्टिकल कंपोनेंट इज पॉजिटिव जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है, और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज नेगेटिव व्हेन पार्टिकल इज मूविंग डाउन, नीचे आ रहा है। सीधे सीधे से बातें हैं, कोई खास बात नहीं है इसमें। अगर अपने को रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है पार्टिकल की, और मुझे दोनों कंपोनेंट इसके पता है कि ये अगर वी एक्स है ये अगर वी वाई है, तो मैं रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे निकालूंगा? वी आपको पता है ना, दो कंपोनेंट्स जब परपेंडिकुलर होते हैं तो v कैसे निकाल सकते हैं, रूट ओवर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर से। और इसी तरीके से आप एंगल भी निकाल सकते हैं, अगर ये वी एक्स है, ये वी वाई है, ये v है, तो ये एंगल भी आप बता सकते हैं। ये एंगल अगर फाई है तो एंगल हो जाएगा tan फाई इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स, वाई कंपोनेंट बाई एक्स कंपोनेंट। सीधा सीधा वेक्टर का खेल है। और इसे अगर मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मुझे एक्स और वाई पता है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। कोई खास बात इस पूरे में? चलिए अब अपन आते हैं उन सारी बातों पे, वो सारी टर्म्स जो जनरली प्रोजेक्टाइल मोशन में यूज होती हैं। तो सबसे पहली जो टर्म है इसमें ट्रेजेक्टरी, हमने पिछली बार भी बात करी थी, पिछले वीडियो में भी। ट्रेजेक्टरी क्या होता है? ट्रेजेक्टरी वो पाथ है जो एक पार्टिकल फॉलो करता है। ठीक है, उस पाथ की इक्वेशन अगर लिखी जाए तो उसको ट्रेजेक्टरी इक्वेशन कहते हैं। तो अगर प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें तो इसका ट्रेजेक्टरी कैसी होती है, इसकी ट्रेजेक्टरी इक्वेशन कैसी होती है, इस बारे में अपन बात करना चाहते हैं। तो हमने क्या बोला था ट्रेजेक्टरी इक्वेशन लिखने के लिए, कि अगर आपको x पता है, आपको y पता है, तो आप उसमें से टाइम का कंपोनेंट रिमूव कर दीजिए और पूरी इक्वेशन को x और y में लेके आइए। वही इक्वेशन थी ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। तो यहाँ हम वही करते हैं। हमने अभी देखा था कि x इक्वल टू यू कॉस थीटा इनटू t था, रिमेंबर? आपने जो डायग्राम बनाया था ऐसा, यहाँ पे u cos थीटा था
और हमें बोला था कि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। जब एक्सेलरेशन नहीं होता तो डिस्प्लेसमेंट होता है u cos थीटा इंटू टी। अब याद हो जाना चाहिए ये सारी बातें। और दूसरा y में जब अपन ने डिस्प्लेसमेंट देखा था तो एक्सेलरेशन था माइनस जी, तो हम लिखेंगे y इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये बात भी आपको क्लियर है। यहां से मैं क्या करता हूँ, टाइम का फैक्टर यहां से निकालता हूँ, तो टाइम आएगा x बाई यू कॉस थीटा, और इस टाइम के फैक्टर को मैं यहाँ और यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ऐसा करने से देखो, टाइम की जगह मैंने डाला x बाई यू कॉस थीटा, तो लिखूंगा y इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टाइम, टाइम की जगह आएगा x बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो माइनस हाफ जी रहा टी स्क्वायर की जगह x बाई यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसे आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आपके पास फाइनल जो एक्सप्रेशन मिलेगा, देखिए u से u कैंसिल हो गया, यहाँ पे साइन बाई कॉस इज 10, तो x tan थीटा माइनस g और 2 ये रहे g बाई 2, तो एज इट इज ऊपर आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, नीचे आएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी फाइनल एक्सप्रेशन बनता है y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज एन इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फॉर द प्रोजेक्टाइल। क्लियर है? अब अगर ध्यान से देखें तो किसी भी प्रोजेक्शन के लिए एक मोशन अगर मैं देखूं तो उस मोशन के लिए जिस पे आप थीटा पे फेंक रहे हैं वो कांस्टेंट हो जाएगा, यू कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस पूरी इक्वेशन में अगर देखा जाए तो tan थीटा इज अ कांस्टेंट एक मोशन के लिए जिसमें आप थीटा ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, जी एक कांस्टेंट है, वेलोसिटी एक कांस्टेंट है और थीटा एक कांस्टेंट है। तो ध्यान से देखो तो पूरी इक्वेशन बनती है कुछ ऐसी, दिस इज अ कांस्टेंट a एंड दिस कंप्लीट थिंग इज अ कांस्टेंट b। तो ये पूरी इक्वेशन बनी y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, और ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है एक पैराबोला को। किसको रिप्रेजेंट करती है? एक पैराबोला को। तो ये जो पाथ होगा प्रोजेक्टाइल का वो कैसा होगा? एक पैराबोलिक पाथ होगा। तो ध्यान रखिएगा, जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो एक पैराबोलिक पाथ पे होता है, और इसको हम यहाँ से ऐसा प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी इक्वेशन को एक और फॉर्म में लिखा जा सकता है। वो फॉर्म क्या है? देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, टेन थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया इस जगह पे, यहाँ पे टेन थीटा मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ओके, अब नीचे ऊपर तो टेन थीटा एज इट इज रह गया, नीचे जो था कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा करूंगा तो एक कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन इंटू कॉस यहाँ पे बचने वाला है आपके पास। ओके, तो नीचे आपके पास बचा 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, और ऊपर आ गया टेन थीटा। देखिए एक्स टेन थीटा यहाँ भी बन रहा है, एक्स टेन थीटा यहाँ भी बन रहा है। कॉमन जैसे ही लूंगा, यहाँ पे बचेगा आपके पास 1, यहाँ पे आपके पास बचेगी ये पूरी क्वांटिटी जो कि कहलाती है r विच इज रेंज। आगे हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। तो इस पूरी ट्रेजेक्टरी इक्वेशन को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और ये भी एक इंपॉर्टेंट इसका फॉर्म है। ट्रेजेक्टरी इक्वेशन इज आल्सो गिवन बाय y इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x बाय r। तो कहाँ कहाँ यूज होंगे? तो देखो इस पूरी इक्वेशन में जो फर्स्ट आपने पढ़ी थी उसमें क्या क्या चाहिए आपको, u चाहिए, थीटा चाहिए, x और y, ये इसमें चार वेरिएबल्स आ रहे हैं। अगर आपको ये चारों पता है तो आप वो इक्वेशन यूज कर सकते हैं। इसमें देखो तो आपको तीन वेरिएबल चाहिए, y, x, थीटा एंड r। इसमें भी आपको चार वेरिएबल चाहिए, लेकिन अगर आपके पास वेलोसिटी नहीं है, आपके पास रेंज है, तो आप सीधा सीधा इसको यूज कर सकते हैं। वहां पे आपको स्पीड चाहिए थी, यहाँ पे आपको रेंज दे रखी है। तो जैसा भी हमें रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम यहाँ पे यूज करेंगे इक्वेशन को। तो दोनों इक्वेशन हमें ये याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बात करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है भाई? सीधा सा हिसाब है, पार्टिकल है वो हवा में रहा, कर पार्टिकल लेंगे, लेकिन इस कंडीशन है, क्या कंडीशन? सेम, मतलब यहाँ से हुआ घूम के वापस इसी लेवल तक आ जाए, इसे बोलेंगे हम, इस टाइम को बोलेंगे हम टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैं यहाँ एक प्रोजेक्शन फेंकूं, मान लो यहाँ खड़े होके एक पार्टिकल फेंका, तो वो पार्टिकल कैसे जाएगा? इस तरीके से नीचे जाता जाएगा वो। तो इस पूरे मोशन को टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं बोलेंगे, तो किसे बोलेंगे? सेम लेवल से सेम लेवल को उसे। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि टोटल टाइम taken by the projectile to go up and come down to the same level, to go up
and come down to the same level from where it was projected is called time of flight. ठीक है, अगर पहला इक्वेशन ऑफ मोशन देखें तो अपने को पता है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। अगर मैं y में लगाता हूँ vy इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, तो अपने को पता है कि जब ये ऊपर पहुंचेगा यहाँ तक, जब ये टॉप पे पहुंचेगा तो टॉप पे वर्टिकल स्पीड कितनी हो जाती है, 0। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ स्पीड इज 0। तो मैं ये वो यहाँ यूज करता हूँ, मैं देखता हूँ कि अगर इसको 0 रखूँ जाएगा u साइन थीटा, एक्सेलरेशन है माइनस g, तो मुझे क्या मिलता है देखो 0 इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी, या यहाँ आपको टाइम मिलेगा u साइन थीटा बाय g। और ये टाइम कौन सा टाइम है, दिस इज द टाइम जो उसको ऊपर जाने में लगा। यहाँ तक पहुंचने में जो टाइम लगा वो 30, ऊपर जाने में जो टाइम लगा वही आने में भी लगेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो सेम है g के बराबर नीचे हमेशा। तो अब जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो कितना हो जाएगा, t ऊपर जाने में t नीचे आने में, मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2t। और वही अपना नया लिखा है कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2t इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय g। ये आपको फॉर्मूला एज इट इज याद होना है। क्लियर है बात, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, तो रेंज से नाम समझ में आता है कि एक डिस्टेंस होगी और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। तो जहां से आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, मान लीजिए यहाँ से प्रोजेक्ट किया और वो यहाँ दूर जाके गिरता है, तो दिस डिस्टेंस इज रेंज। हॉरिजॉन्टल में उसने जितना डिस्टेंस कवर किया उसे कहा जाता है हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, तो कैसे फाइंड करें, तो सीधा सा हिसाब है, हमें हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी पता है, यस u cos थीटा हमें पता है, हमें अभी भी टाइम भी पता कितने टाइम इसने मोशन किए, यस टाइम ऑफ फ्लाइट भी अभी अभी हमें पता चला है। तो क्या इस पूरे मोशन के लिए हम आराम से डिस्टेंस निकाल सकते हैं हॉरिजॉन्टल में, यस s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाएंगे, एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है 0, तो बचा आपके पास s इक्वल टू ut, u इज u cos थीटा, टाइम अभी आपने फाइंड किया 2u sin थीटा बाय g, वहां से आपको रेंज मिलेगी u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। अभी sin 2 थीटा कहां से आया, देखिए ऊपर क्या बन रहा है cos थीटा, एक 2 और एक sin थीटा, तो 2 sin थीटा cos थीटा इज नथिंग बट sin 2 थीटा। ठीक है, तो हमने यहां से इसको ऐसा लिख लिया u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेंज। और आप चाहें तो इसे एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, वो फॉर्मूला क्या है, ये u cos थीटा इज नथिंग बट ux, इनिशियल स्पीड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दिस u sin थीटा इज नथिंग बट uy, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड। तो हम इसे ऐसा लिखेंगे 2 टाइम्स ux uy बाय g। तो ये भी एक रेंज का फॉर्मूला है। जब आपको दोनों इनिशियल स्पीड्स पता हो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, और आपको पूछा रेंज बताइए, तो आप सीधा सीधा ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको एंगल नहीं पता, थीटा नहीं पता, पर हमें दोनों स्पीड्स पता है इनिशियल और यहाँ पे, तो हम ये फॉर्मूला सीधा सीधा यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मैक्सिमम हाइट पे। ये मैक्सिमम हाइट क्या है, तो जब आपने प्रोजेक्शन किया, ये कुछ ऐसा चला, तो जहां से आपने प्रोजेक्ट किया था वहां से ये मैक्सिमम कितनी ऊंचाई तक गया, कितनी हाइट इसने अटेंड करी, वो होता है मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, h। ठीक है, आपने इस ग्राउंड से प्रोजेक्शन किया था, तो ये जो मैक्सिमम हाइट है, जो इसके टॉप वाली हाइट है, ये कहलाएगी h। अभी h कैसे फाइंड करें, तो सीधा सा हिसाब है, जहां ऊपर जाते जाते क्या इसकी स्पीड वर्टिकल डायरेक्शन में 0 हो गई थी, यस, क्या यहाँ हमें इसकी वर्टिकल पता है, यस, डिस्प्लेसमेंट अपने को फाइंड करना है, v और u दोनों अपने को पता है, आराम से कर सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से, v हो गया 0, u हो गया u साइन थीटा, एक्सेलरेशन हो गया माइनस g, और डिस्प्लेसमेंट हो गया h, क्योंकि ये यहाँ तक की बात हो रही है, तो यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हुआ h, इनिशियल स्पीड आपकी हो गई u साइन थीटा, और फाइनल स्पीड आपकी यहाँ पे होती है 0 वर्टिकल डायरेक्शन में। क्लियर है, तो यहाँ से आपको जो फाइनल एक्सप्रेशन मिलता है वो मिलता है h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अगेन फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, इसको हम फिर से कैसे लिख सकते हैं, दिस u साइन थीटा इज नथिंग बट uy, तो इसे uy का स्क्वायर बाय 2g भी लिखा जा सकता है। ओके, सारी बातें क्लियर है आपको, तो ये चारों जो टर्मिनोलॉजीज थी
वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार मतलब हर क्वेश्चंस में आपको यही टर्म्स यूज करने मिलेंगी। कहीं रेंज पूछा होगा, कहीं मैक्सिमम हाइट की बात होगी, ट्रेजेक्टरी की बात होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट की बात होगी। तो टर्म्स हमें समझ में आनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि कैसे इनको कैलकुलेट करना है। था सारा सारा मोशन इन 1D के हिसाब से ही, उसी तरीके से हमने इसको कैलकुलेट किया था। चलिए अब इनके रिगार्डिंग कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वो हम सारे यहाँ पे देखने वाले हैं। ऐसे कुछ 7-8 पॉइंट हैं। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। कुछ पॉइंट्स तो सीधे सीधे क्वेश्चन फॉर्म में पूछ भी हैं। तो चलिए शुरू कर। पहला तो मैं ये समझा कि हमने जो अभी सारे फॉर्मूलाज डिराइव किए थे, टाइम का, रेंज का या हाइट का, ये तीनों कहाँ से डिराइव हुए? भाई तीनों सिंपल बेसिक इक्वेशन से ही डिराइव हुए थे। हमने क्या यूज किया था? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ऊपर जाने वाले टाइम को हमने यहाँ से कैलकुलेट किया था, v को 0 रखा था और यहाँ से टाइम निकाला, उस टाइम का डबल करके हमने बोला था कि दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इस इक्वेशन से हमने टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड किया था। जब हमें रेंज निकालनी थी तो हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर लगाया था। यहाँ पे u रखा था u cos थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट रखा था 2u sin थीटा बाई g और एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल था 0। तो यहाँ से हमें रेंज निकल के आई थी u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g। और ऐसे ही जब हमें मैक्सिमम हाइट निकालनी थी तो हमने ये फॉर्मूला यूज किया था, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। यहाँ पे वर्टिकल को 0 रखा था, ये था u sin थीटा, ये था माइनस g और ये था h। यहाँ से हमें h समझ में आया था, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। क्लियर है बात? तो जो हमने फॉर्मूलाज डिराइव किए हैं वो आप बड़ी आसानी से डिराइव कर सकते हैं अगर आपको याद नहीं रहता तो, इन तीनों इक्वेशन से। बस आपको कंडीशन समझ में आनी चाहिए कि आप कहां से कहां तक के मोशन को इसमें कंसीडर करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। In case of projectile motion, the horizontal component of velocity, which is u cos theta, acceleration g और मैकेनिकल एनर्जी मतलब पोटेंशियल प्लस काइनेटिक रिमेन्स कांस्टेंट। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि पूरे मोशन के दौरान ये u cos थीटा कभी चेंज नहीं हुआ। पार्टिकल को कहीं भी देख लीजिए, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा u cos थीटा ही रही। बिल्कुल सही बात है। क्या पूरे दौरान कहीं एक्सेलरेशन चेंज हुआ? नहीं, वो हमेशा g था। आप कहीं भी उठा के देख लो, कहीं भी वो हमेशा g रहा। और पूरे में कहीं भी एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, मतलब उसकी टोटल एनर्जी भी यहाँ पे कंजर्व रही। अब टोटल एनर्जी मतलब पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। भाई अलग इंडिविजुअली दोनों चेंज हुई। पोटेंशियल जब नीचे था तो 0 थी, ऊपर गया तो इंक्रीज होती गई, फिर वापस नीचे आए तो पोटेंशियल डिक्रीज हुई। ऐसे काइनेटिक नीचे सबसे ज्यादा थी, जैसे जैसे ऊपर गया वेलोसिटी कम होती गई, काइनेटिक एनर्जी कम होती गई, नीचे आते आते वापस इंक्रीज हुई। तो पोटेंशियल इंडिविजुअली वेरी करी, ऊपर गई तो इंक्रीज हुई, फिर नीचे आई तो डिक्रीज हुई। काइनेटिक भी ऊपर गई तो डिक्रीज, नीचे आई तो इंक्रीज। बट जो टोटल सम है इनका, मैकेनिकल एनर्जी जो है वो हमेशा कांस्टेंट रही, कहीं भी एनर्जी का लॉस इसमें नहीं हुआ। ठीक है, जबकि अगर देखा जाए कि किसी भी टाइम पे इसकी टोटल स्पीड कितनी है या वेलोसिटी कितनी है या वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है या मोमेंटम क्या है, काइनेटिक एनर्जी इंडिविजुअली, पोटेंशियल एनर्जी इंडिविजुअली, ये सारी चीजें इसमें चेंज हुई हैं। यह बात हमें समझ में आती है ना। वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है क्योंकि इसकी डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। स्पीड भी चेंज हो रही है क्योंकि ऊपर जा रहा है तो स्पीड कम हो रही है। मोमेंटम चेंज होगा ऑब्वियसली, अगर वेलोसिटी चेंज हुई है तो मोमेंटम भी चेंज होगा। क्लियर है सारी बातें? अच्छा, वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी ये कहाँ पे मैक्सिमम होगी? जहां प्रोजेक्ट किया गया, क्योंकि ऊपर जाते जाते तो ये कम होती जा रही है। तो वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी आर मैक्सिमम एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है बात? और ये मिनिमम कब है? जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गए। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी जीरो नहीं है। वेलोसिटी का सिर्फ एक कंपोनेंट जीरो है, which is vy. This vy is zero, but ये vx तो हमेशा ही है u cos थीटा के बराबर। ये तो हमेशा रहने वाला है। तो अक्सर गड़बड़ क्या हो जाती है कि हम टॉप पॉइंट पे मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। नहीं, प्रोजेक्टाइल मोशन में टॉप पॉइंट पे सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो है, हॉरिजॉन्टल तो है। इसलिए काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, जीरो नहीं है, या वेलोसिटी भी मिनिमम है, जीरो नहीं है। क्लियर है? अगर हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को चेंज कर देते हैं थीटा से 90 माइनस थीटा पे, मतलब मान लीजिए आपने एक बार 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया, अगली बार 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया,
सेम स्पीड से, तो उसके रेंज पे क्या फर्क पड़ेगा? तो आंसर इज रेंज रिमेन्स अनचेंज्ड। और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि एक बार आपने उसको 60 पे फेंका, एक बार आपने उसको 30 डिग्री पे फेंका, थीटा आपने चेंज कर दिया, लेकिन रेंज पे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। आप देख सकते हैं मैथमेटिकली यहां से रेंज का फॉर्मूला होता है अपने पास यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अगर थीटा की जगह आप थीटा डैश रख देते हैं विच इज 90 माइनस थीटा, तो मैं अंदर रखता हूँ 2 टाइम्स 90 माइनस थीटा, and this 2 times 90 minus theta is 180 minus 2 theta, और sin of 180 minus angle या sin of pi minus angle is nothing but sin of angle। तो सीधा सीधा ये sin of 180 minus 2 theta is same as sin 2 theta। ये हमें यहाँ से मिल जाएगा r dash, सेम मिला u square sin 2 theta by g which was initially the range। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि एक प्रोजेक्टाइल हैज द सेम रेंज एट एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन थीटा एंड 90 माइनस थीटा। एंगल चाहे थीटा हो चाहे 90 माइनस थीटा हो, अगर सेम स्पीड से फेंका है तो रेंज सेम मिलने वाली है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि वेलोसिटी आपको दे दी और रेंज आपको दे दी, बताइए एंगल क्या क्या हो सकते हैं, तो आंसर दो होंगे उस पे। अगर एक आंसर 30 आता है तो दूसरा आंसर 60 भी हो सकता है। क्लियर है बात? सेम रेंज दो एंगल्स पे मिलती है, थीटा और 90 माइनस थीटा पे। ओके, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसके सारे पैरामीटर सेम हो जाएंगे, सिर्फ रेंज सेम हुई है, टाइम ऑफ फ्लाइट अलग होगा, मैक्सिमम हाइट अलग होगी और ट्रेजेक्टरी भी अलग होगी। कैसे? देखिए नीचे इस डायग्राम में कि अगर आपने इसको 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया विद स्पीड u, तो 30 डिग्री पे जो ट्रेजेक्टरी बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। अब सेम रेंज के लिए इसे 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट करना चाहिए, तो अगर मैंने इसे 60 पे प्रोजेक्ट किया तो इस बार जो ट्रेजेक्टरी बनेगी वो ट्रेजेक्टरी बनेगी कुछ ऐसी। तो देखिए ट्रेजेक्टरी में डिफरेंस आया, पहले वाली ट्रेजेक्टरी लो ट्रेजेक्टरी थी, नीचे नीचे से ही हो गई, ऊपर हाई ट्रेजेक्टरी बनी 60 डिग्री एंगल पे, ये थोड़ा और ऊपर गया और फिर नीचे आया। तो ध्यान रखिएगा कि एंगल थीटा और 90 माइनस थीटा पे सिर्फ रेंज सेम होती है, बाकी सारी चीजें डिफरेंट होती हैं। ठीक है, मैक्सिमम हाइट दोनों की अलग अलग है, ये इतना ही गया जबकि वो वहां तक गया। दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट भी अलग है, क्योंकि ये ऊपर जाके यहाँ तक आ रहा है तो उसको टाइम ज्यादा लगने वाला है, और दोनों की ट्रेजेक्टरी तो अलग दिख ही रही है अपने को। ठीक है, ऐसे ही अगर रेंज देखी जाए, एक एंगल 45 माइनस अल्फा पे और दूसरा 45 प्लस अल्फा पे, तो भी रेंज सेम आती है। ये भी एक अच्छी बात है। देखिए दोनों का क्या सम 90 डिग्री हो रहा है? यस, दोनों का सम 90 डिग्री है, मतलब दोनों ही एंगल पे रेंज सेम मिलने वाली है। तो अगर आपको बोला गया लेट्स से कि बताइए 50 डिग्री और 40 डिग्री, इन पे क्या रेंज सेम आएगी? यस, रेंज सेम आएगी, क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री है। आपसे पूछा गया कि बताइए क्या 80 डिग्रीज और 10 डिग्रीज पे अगर प्रोजेक्शन किया जाए तो रेंज सेम आएगी? बिल्कुल आएगी, क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री है। आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि क्या बताइए 37 और 53 डिग्री पे अगर फेंका जाए तो रेंज सेम आएगी? यस, रेंज सेम आएगी। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हमें बात करनी है कि रेंज मैक्सिमम कब होगी, जो रेंज है जिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कवर करता है, वो कितने एंगल पे मैक्सिमम अपने को मिलने वाली है, तो हम क्या करते हैं कि हम उसको डिफरेंशिएट करके जीरो करते हैं। मैक्सिमम मिनिमा का जो कॉन्सेप्ट है वो यही कहता है कि किसी इक्वेशन को अगर आपकी मैक्सिमम वैल्यू देखनी है तो आप उसे डिफरेंशिएट करके जीरो करो और वहां से उसका आंसर आप फाइंड करो। तो हमने क्या किया, रेंज की जो इक्वेशन थी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, इसको हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि थीटा हमें फाइंड करना है कि कब मैक्सिमम रेंज हमें मिलने वाली है। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यू स्क्वायर बाई जी तो कांस्टेंट है, उसे तो हटा दीजिए। साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन होता है cos 2 थीटा इंटू 2। ठीक है, तो cos 2 थीटा और इक्वल टू जीरो है, तो cos 2 थीटा यहाँ से जीरो हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी तो कांस्टेंट था, वो ऑलरेडी हट चुका है। तो cos 2 थीटा अगर जीरो करना है तो ये कब जीरो होता है? cos जीरो होता है जब एंगल इसका 90 डिग्री हो जाए या थीटा यहाँ से 45 डिग्री मिल जाए। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि रेंज कब मैक्सिमम होगी? जब आप उससे 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट करेंगे। मतलब अगर आपने यहाँ से थीटा एंगल पे फेंका है स्पीड u से और ये इसकी रेंज आती है, तो दिस रेंज विल बी मैक्सिमम व्हेन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो किसी गिवन स्पीड के लिए अगर आप उसे अलग अलग एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं
मान लीजिए आप 10 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हैं, तो एक बार आप इस एंगल पे फेंक रहे हैं, फिर धीरे 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 एंगल बढ़ाते जा रहे हैं और लगातार इसको फेंकते जा रहे हैं इस तरीके से। तो आपको मैक्सिमम रेंज कब मिलने वाली है? जब आप इसे 45 डिग्री पे फेंकेंगे, तब ये सबसे ज्यादा दूर जाके गिरेगा। तो जो एथलीट्स होते हैं लॉन्ग जंप वाले, वो अपने आप को 45 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर सके। ठीक है, चलिए। और इस टाइम पे रेंज होगी कितनी? तो अपन थीटा की जगह 45 रखते हैं, तो साइन ये हो जाएगा 2 थीटा इज 90, तो साइन 90 होता है 1, मतलब मैक्सिमम रेंज जो मिलेगी वो मिलेगी यू स्क्वायर बाई जी के बराबर। तो अगर आपको बोला गया कि 10 मीटर पर सेकंड से हम एक ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं, बताइए उसकी मैक्सिमम रेंज कितनी हो सकती है? तो आ जाएगा 10 स्क्वायर बाई 10 विच इज 10 मीटर्स। क्लियर है बात? चलिए, तो ये आपके यही सारी बातें लिखी गई हैं। 45 डिग्री पे फेंकेंगे और जो मैक्सिमम रेंज मिलेगी वो मिलेगी यू स्क्वायर बाई जी। अब आपसे पूछा गया कि जिस टाइम पे रेंज मैक्सिमम है, जो आपने प्रोजेक्शन किया है, आपने प्रोजेक्शन कुछ ऐसा किया, ये 45 डिग्री पे इसको फेंका विद स्पीड u, तो ये आपको आर मैक्स मिल गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ गई। लेकिन उस टाइम पे ये हाइट जो मिलने वाली है, इस हाइट का आर मैक्स से क्या रिलेशन होगा, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो व्हेन रेंज इज मैक्सिमम द हाइट h रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज, तो हाइट का फॉर्मूला अपने को याद है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, वो अपने यहाँ यूज किया। आर मैक्स है, रेंज इज मैक्सिमम, मतलब थीटा कितना है 45 डिग्री, तो थीटा 45 हमने यहाँ पे पुट कर दिया। साइन स्क्वायर 45 विच इज 1/2, तो ये आपके पास आएगा u स्क्वायर बाई 4g। एंड व्हाट इज u स्क्वायर बाई g? दिस इज मैक्सिमम रेंज। तो यहां से क्या मिला? h इक्वल टू आर मैक्स बाई 4, मतलब जिस टाइम पे रेंज मैक्सिमम होगी उस टाइम पे जो हाइट अचीव होगी वो 1/4 ऑफ द रेंज होगी। एंड ये आपसे कई बार क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो फिर से बताता हूँ, जब रेंज मैक्सिमम है उस टाइम पे जो हाइट अचीव करेगा वो हाइट उस मैक्सिमम रेंज का 1/4 होगी। ये सीधा सीधा एक रिलेशन हमें यहाँ से मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर एक पर्सन can throw a projectile to a maximum distance r max, तो the maximum height to which it will rise is r max by 4। कि अगर यहाँ से एक आपने प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया है एट एन एंगल 45 डिग्री, क्योंकि आपको मैक्सिमम रेंज चाहिए, तो जो इसकी हाइट अचीव होगी वो होगी आर मैक्स बाई 4 के बराबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी बात है मैक्सिमम हाइट की। पहली बात होगी मैक्सिमम रेंज की, कि कितने पे फेंका जाए, किस एंगल पे फेंके कि मैक्सिमम रेंज अपने को मिल जाए। दूसरी अपन बात करने वाले हैं मैक्सिमम हाइट के बारे में, कि किस एंगल पे फेंकें कि हाइट मैक्सिमम अचीव हो जाए। तो हाइट का फॉर्मूला अपने पास क्या है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अगर इसको मैक्सिमम करना है तो अपने को पता है कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। और वो कब होती है? जब थीटा 90 डिग्रीज होते हैं। इसका मतलब जो हाइट मैक्सिमम अपने को मिलने वाली है वो तब मिलेगी जब थीटा 90 डिग्री हो। और थीटा 90 का मतलब कैसा प्रोजेक्शन हो गया? सीधा वर्टिकली अपवर्ड। ऐसा अगर आप प्रोजेक्शन करते हैं तो ये बिल्कुल अपनी जगह आके वापस गिर जाएगा, और इस केस में हाइट जो है वो मैक्सिमम अचीव होगी। और कितनी होगी? यू स्क्वायर बाई 2g के बराबर अचीव होगी। ठीक है, तो if projectile will have a height h maximum when it is projected vertically, that is theta equal to 90 degree, and maximum height reached will be u square by 2g। ठीक है बात यहाँ तक? और इस केस में जब हाइट मैक्सिमम है तो रेंज कितनी होगी? तो हमें तो पता ही है कि भाई जब आपने बिल्कुल वर्टिकली ऊपर फेंक दिया है तो ये तो ऐसे ही आके गिर जाएगा। इसकी रेंज कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि ऊपर फेंका है तो जहां से फेंका वही वापस आके गिरेगा। हॉरिजॉन्टल में इसने कोई डिस्टेंस कवर ही नहीं की, तो रेंज कितनी हो गई? 0 के बराबर हो गई। और मैथमेटिकली भी आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि साइन 2 थीटा होता है, थीटा 90 किया तो 2 इंटू 90 इज 180, और साइन 180 होता है 0। ठीक है बात? तो यहां से हमें एक रिलेशन और मिल गया कि अगर एक पर्सन कैन थ्रो अ प्रोजेक्टाइल टू अ मैक्सिमम डिस्टेंस आर मैक्स, कि भाई मैं एक ऑब्जेक्ट को फेंक सकता हूं। ठीक है, अब मैं फेंक सकता हूं मतलब मेरी जो कैपेबिलिटी है वो दिखाती है स्पीड को, कि मैं कितनी स्पीड से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो कर सकता।
अब अगर मुझे इसको मैक्सिमम डिस्टेंस पे भेजना है तो मैं इसको 45 पे फेंकूंगा, अभी हमने बात करी थी, जिससे मुझे कितना डिस्टेंस मिलेगा, यू स्क्वायर बाई जी के बराबर मिलेगा। और सोचो कि अगर मैं ही उस ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम हाइट तक फेंकना चाहता हूं तो क्या मैं उसे वर्टिकली ऊपर फेंकूंगा? यस। और ऐसा करने पे मुझे कितनी हाइट मिलेगी? तो हाइट भी अभी आपने देखा, यू स्क्वायर बाई टू जी के बराबर आपको हाइट मिल रही है। तो यहां से एक रिलेशन अपने को और मिलता है कि अगर फेंकने वाला सेम है और वो एक बार हॉरिजॉन्टल फेंक रहा है, दूसरी बार वर्टिकल फेंक रहा है, दो अलग अलग मोशन है। एक बार उसने ऐसा फेंका 45 डिग्री पे, दूसरी बार उसने ऊपर की तरफ फेंका 90 डिग्रीज पे, तो इन दोनों का जो रिलेशन मिलेगा डिस्टेंस का, वो क्या मिलेगा, एच मैक्स इक्वल टू आर मैक्स बाई टू। मतलब अगर मैं कहता हूं कि मैं एक ऑब्जेक्ट को 50 मीटर दूर फेंक सकता हूं, तो बताओ मैं उसी ऑब्जेक्ट को कितना ऊपर तक फेंक पाऊंगा? तो अगर 50 मीटर में वैसे फेंक पा रहा हूं तो मैं इसको 25 मीटर ऊपर तक फेंक पाऊंगा, ये यहां से बताना चाह रहा है। तो यहाँ पे दो अलग अलग मोशन कंसिडर हो रहे हैं। पिछले से जो हमने पढ़ा था उससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वो एक ही मोशन में रेंज और हाइट को रिलेट कर रहे थे। यहाँ पे दो अलग अलग मोशन में ये रिलेट कर रहा है। जब आप 45 पे फेंकेंगे तो रेंज मैक्सिमम मिलेगी, जब आप 90 पे फेंकेंगे तो हाइट मैक्सिमम मिलेगी। और इन दोनों का रिलेशन इसने बता रखा है कि अगर सेम स्पीड से आप फेंकते हैं तो दोनों का रिलेशन ऐसा होगा कि आप अगर 50 मीटर मैक्सिमम डिस्टेंस फेंक पा रहे हैं तो आप 25 मीटर ही ऊपर तक इसको फेंक पाएंगे। ठीक है बात? तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। जो हमने फर्स्ट वाला पढ़ा था कि H इक्वल टू आर मैक्स बाई 4, वो था एक ही मोशन के लिए। मतलब जब आपने 45 पे फेंका है तो रेंज तो आपको मैक्सिमम मिल गई, और उस टाइम पे इसने जो हाइट अचीव की थी उसका रिलेशन था आर मैक्स बाई 4 के बराबर। जबकि ये रिलेशन है दो अलग अलग मोशन के लिए, एक बार मैक्सिमम रेंज के लिए, एक बार मैक्सिमम हाइट के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। In case of projectile motion at highest point, potential energy will be maximum। बिल्कुल सही बात है, पोटेंशियल एनर्जी जब वो टॉप पे होगा तो मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी हाइट के साथ इंक्रीज होती है। तो ये H अगर अपने को पता है तो अपन पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं mgh के बराबर। तो mgh कितना हो गया, H अपने को पता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी होता है, ये यहाँ रख दिया। जी से जी कैंसिल हो गया, आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन आई वो आई हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर काइनेटिक एनर्जी में लिखना चाहता हूँ उस पॉइंट पे, तो अपने को पता है काइनेटिक एनर्जी ऊपर होगी मिनिमम, क्योंकि इस पॉइंट पे सिर्फ एक ही स्पीड इसके पास होती है विच इज यू कॉस थीटा। तो इसके हिसाब से अपन यहाँ काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे। काइनेटिक एनर्जी लिखी जाएगी हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जो यू कॉस थीटा था उसका स्क्वायर हो गया हाफ एम वी स्क्वायर के अकॉर्डिंग। अगर टोटल एनर्जी में देखना चाहूँ उस पॉइंट पे, टॉप वाले पॉइंट पे, तो लिखूंगा पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। पोटेंशियल अभी आपने फाइंड करी थी हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, काइनेटिक अभी निकाली हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों को ऐड करेंगे तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मिलकर हो जाएगा 1, बचेगा हाफ एम यू स्क्वायर। और अगर ये एनर्जी आप देखो तो क्या ये सेम एनर्जी है जिससे आपने इसको प्रोजेक्ट किया था? यू से आपने इसको प्रोजेक्ट किया था, मास एम था, तो यहाँ प्रोजेक्शन की एनर्जी भी तो क्या हाफ एम यू स्क्वायर थी? यस। तो यही बात यहाँ लिखी गई है विच इज मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। तो जब आपने इसको फेंका तब इसको एनर्जी दी थी आपने हाफ एम यू स्क्वायर के बराबर, ये जब ऊपर पहुंचा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई लेकिन पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, टोटल एनर्जी अभी भी सेम रही। तो मैकेनिकल एनर्जी प्रोजेक्टाइल मोशन में कंजर्व रहती है। ठीक है, अगर अपने को इन दोनों का रेशियो चाहिए कि अगर पोटेंशियल और काइनेटिक का रेशियो बताइए एट हाइट एच, वो एच लिखा है मतलब टॉप पॉइंट की बात हो रही है, यहाँ पे पोटेंशियल और एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताइए। तो हमने अभी एक्सप्रेशन फाइंड किए थे इनके, पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, रेशियो लेंगे तो आएगा tan स्क्वायर थीटा। और ये रेशियो मैक्सिमम कब होगा? या ऐसा बोल दें कि अगर tan स्क्वायर थीटा है, अगर मैं थीटा को 45 डिग्री रखता हूँ तो क्या ये हो जाएगा 1? मतलब पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो बात ध्यान रखिए कि अगर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है तो ऊपर जाके पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों बराबर होती हैं, आधी आधी होती हैं टोटल एनर्जी की। तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट रोल ऑफ एंगल 45 डिग्री। एक एंगल 45 पे आपको मिला था रेंज मैक्सिमम, और अब उसी टाइम पे 45 डिग्री अगर एंगल आपका है तो
पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ऊपर जाके सेम हो जाती है, दोनों हाफ हाफ हो जाती हैं। ठीक है, देखते हैं कुछ और पॉइंट्स, लास्ट के पॉइंट्स हैं। इफ इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन रेंज आर इज n टाइम्स मैक्सिमम हाइट, अगर आपको ऐसा दे दिया क्वेश्चन में कि जो रेंज r है वो n टाइम्स h है, तो बताइए थीटा कितना होगा। तो सीधा सीधा हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, एच का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये रिलेशन हमने इसमें फॉर्मूला रख दिए हैं। यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए यू स्क्वायर और जी ये तो कैंसिल हो गए हैं। साइन 2 थीटा को आप लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो एक साइन थीटा से इधर एक स्क्वायर वाला ये कैंसिल हो गया। कॉस थीटा और साइन थीटा से टेन थीटा बना, और टेन थीटा बना आपके पास 4/n के बराबर। तो यहां से आपको एंगल मिला कि थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4/n। तो अगर आपको बोला गया कि किसी एक प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए रेंज जो है वो 2 टाइम्स मैक्सिमम हाइट है, तो बताइए उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है। तो सीधा सीधा आप यहाँ से बता सकते हैं, n की जगह आप रख देंगे 2, आपका आंसर आएगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2। या आपको अगर ये बोला गया होता कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए रेंज और मैक्सिमम हाइट बराबर है, तो बताइए कितना एंगल पे उससे फेंका गया। तो जब बराबर है तो n इक्वल टू 1 हो गया, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से tan इनवर्स 4 के बराबर। क्लियर है। तो आप चाहें तो इसे सीधा याद रख सकते हैं, नहीं तो कोई फाइंड करना भी कोई बड़ी बात नहीं है, बस हमने फॉर्मूलाज को n रख के इक्वल किया है। तो अगर याद रहे तो बहुत बढ़िया, नहीं रहे तो कोई बात नहीं, आप उस टाइम भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। लास्ट के 2 पॉइंट्स है हमारे पास। अब प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जो वेट ऑफ द बॉडी है वो 0 होता है, और ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अपने को लगता है कि मास तो उसमें है ही, उसका वेट तो होना ही चाहिए, लेकिन जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है तो फ्री फॉल में वो वेटलेस कंडीशन फील करता है। आप जैसे अगर लिफ्ट में कभी या रोलर कोस्टर में कभी हैं, बैठे हैं, तो आपको कभी कभी फील होता है ना कि आप अपनी सीट से उठ गए हैं बिल्कुल। जब वो मोशन में होता है, मान लीजिए कि वो ऐसा नीचे की तरफ आ रहा है लगातार, है ना, बहुत तेज स्पीड से नीचे की तरफ आ रहा है, एक्सेलरेशन उसका बहुत है, तो आपको लगता है कि आप अपनी सीट से थोड़े से उठ से गए उसमें। तो वो सीट से उठना मतलब आपको वेटलेसनेस फील हो रही है, आप हवा में ऐसे फ्लोट करने वाली कंडीशन में आ गए, इसी को कहते हैं वेटलेसनेस। और ये कंडीशन कब होती है, जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज ऑलवेज इन फ्री फॉल मोशन, यानी उसका वेट जो होता है वो हमेशा 0 होता है। आगे एनएलएम जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में और बातें करेंगे, बट फिलहाल आप यहाँ से इतना इसको याद रख सकते हैं। लास्ट पॉइंट, कि कई बार आपको क्वेश्चन ऐसा देता है कि y इक्वल टू 3x माइनस 5x स्क्वायर ये एक प्रोजेक्टाइल का पाथ है, तो उसके हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो जब आपको ऐसा एक कंडीशन दे रखी है कि y इक्वल टू x माइनस bx स्क्वायर आपको क्वेश्चन दे दी, तो आपको क्या करना है, आपको इसको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से कंपेयर कर देना है। कंपेयर कैसे करेंगे, तो x यहाँ पे, x यहाँ पे है, मतलब a जो है वो tan थीटा के बराबर हो गया, यहाँ से एक आपको कंडीशन मिल गई। दूसरा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो जो बचा हुआ पोर्शन है वो पूरा बी के बराबर हो गया, तो यहाँ से आपको दूसरी इक्वेशन मिल गई। अब ये 2 इक्वेशन आपको पता है, एक आध वेरिएबल अगर और पता है तो आप सारी चीजें यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। थीटा कैसे मिल जाएगा, थीटा यहाँ से आपको सीधा सीधा मिल जाएगा tan इनवर्स a के बराबर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं, जहाँ पे इक्वेशन दे दी तो आप उसको जो स्टैंडर्ड अपने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है उससे कंपेयर करेंगे, वहां से कोफिशिएंट इक्वल करके अपना आंसर देंगे। क्लियर है बात। तो चलिए, आज अपन ने सारे इसमें कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन जो बन सकते हैं उसके कॉन्सेप्ट्स देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में, बहुत सारे इस पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं, अलग अलग तरीके के, प्रैक्टिस अच्छे से हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय आप सभी को, पढ़ते रहिए और कोई डाउट है तो पूछिएगा जरूर। बाय बाय।